क्रिटिकली एनालाइज में कोशिश करो आप अपने आंसर को पॉजिटिव साइड पर लेकर आओ। अगर आप डिसएग्री करते हो किसी व्यू के साथ, सपोज आपने उसका क्रिटिकल साइड अच्छे से हाईलाइट किया, लास्ट में एटलीस्ट सजेस्ट द सोल्यूशन टू इट, दिस इज व्हाट वी कैन डू। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये वाली स्कीम चला रखी है, तो उसका तो दैट वे आपका एक सोल्यूशन साइड वाली पर्सनालिटी दैट विल बी हाईलाइटेड इन द एग्जाम। न्यूज़पेपर्स का दो सेंस में रेलेवेंस है। एक तो एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए, मैं कोई भी थीम को एनालाइज कर रही हूँ, वो मेरा ट्रेडिशनल पार्ट है। मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी है, मुझे पता है ये फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, एंड तो इससे क्या होगा, ये मेरा रीज़न आ गया। तो रीज़न को सप्लीमेंट मैं किससे करूँगी, ये एग्जाम्पल है। तो अगर मैं कोई दलित इशू हाईलाइट कर रही हूँ, कोई रिसेंट इवेंट हुआ है उससे रिलेटेड, मैं उसको एग्जाम्पल की तरह से कोट कर सकती हूँ। तो दैट शोज माई करंट नॉलेज ऑल्सो। I'm integrating my newspaper knowledge, plus I'm also showing them कि historically I have a sound knowledge of the forces which are responsible today behind these problems. So that makes my answer more wholesome, more complete. See, again this history में भी ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना। जब हम सपोज वर्ल्ड वॉर पर आप क्वेश्चन लिख रहे हो कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाईलाइट करो। अगर आपको ऐसा कल को क्वेश्चन आता है, तो नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, हम सारे इवेंट्स लिखते हैं, वो सारे जितने भी हमारे राइट फ्रॉम बिस्मार्क की पॉलिसी से लेकर बाकी जितने भी हमारे छोटे छोटे बैटल्स हुए और 2 अलायंसेस बन गए, उनकी प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करते हैं और हम बता देते हैं कि ये अलायंस था, ये अलायंस था, लास्ट में ये मर्डर हो गया, इसकी वजह से देन फाइनली वर्ल्ड वॉर हो गई। दैट इज एन इवेंट सेंट्रिक व्यू ऑफ योर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वो हमने लिखा कि आधे पेज में लिख दिया, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स, बट देन we often neglect the historical forces जो उस वर्ल्ड वॉर के पीछे थी। तो क्या कोई लिंकेज था उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से वर्ल्ड वॉर का, या क्या कोई लिंकेज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वर्ल्ड वॉर का? मैं अगर ये कहूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ना हुआ होता और इधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो वर्ल्ड वॉर वन होती ही नहीं। वो वाली चीज़ हम भूल जाते हैं। तो अगेन इसके लिए अगर आप थोड़ा सा अपना इंटरनेट नॉलेज ध्यान में रखोगे तो आपको वो लिंकेजेस, एंड इवन योर एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट दीज लिंकेजेस, व्हाट इज दैट लिंकेज। मैं अगर ये कहूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ना हुआ होता और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो वर्ल्ड वॉर वन होती ही नहीं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हुआ, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, नेशन वॉज डिफाइंड, एक रूलर है, उसकी इतनी टेरिटरी है। दिस वॉज माई डेफिनेशन ऑफ नेशन बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन सेड नेशन इज नॉट इक्वल टू अ टेरिटरी ओन्ड बाय द रूलर, नेशन इज इक्वल टू द पीपल इटसेल्फ, those people are sovereign। वो वाला चीज़ जो आई वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई। नेपोलियन ने इतनी बड़ी आर्मी कैसे बनाई, इट वॉज वी वर मोबिलाइजिंग पीपल इन द नेम ऑफ नेशन, फाइट फॉर योर नेशन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फाइट फॉर इट। अगर वही चीज़ वो फोर्स ही ना रिलीज हुआ होता अबाउट दैट नेशनलिज्म, डू यू थिंक सो मेनी आर्मीज वुड हैव फॉट इन द नेम ऑफ देयर नेशन? नो, वो पूरा मोबिलाइजेशन कभी इतनी बड़ी आर्मीज का उस रील में होता ही ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स हुआ, एंड दोज पॉपुलेशंस, उनको हमने मोबिलाइज किया इन द नेम ऑफ नेशन, दे वर प्रोड्यूसिंग वेपन्स बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स बिकेम पॉसिबल। हेंस इतनी बड़ी स्केल पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इसीलिए हम उसको टोटल वॉर भी कहते हैं। तो देन अगेन जब भी हम किसी चीज़ का कॉज हाईलाइट कर रहे हैं, वी ऑफन like move only towards analyzing the events which led to it. We never care to discover कि उसके पीछे की forces क्या थी जो actually में उस चीज़ को they were giving rise to an event like such a big event like a world war, and then उसी का continuation में फिर second world war। तो ये वाली चीज़ आप तब कर पाओगे जब आप पूरी हिस्ट्री को एज अ एक बार ख़त्म कर दोगे। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लिया, अमेरिकन वॉर पढ़ ली, देन आपने ये वर्ल्ड वॉर्स पढ़ ली। ये अगर आपके दिमाग में क्लियर है देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसकी वजह से ये हुआ, ये ना होता तो ये ना होता। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री ऑल्सो, एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट वी कैन यूज इट वेरी वेल इन एसे ऑल्सो। अगर आज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इफ नेशंस पॉपुलेशंस कुड बी मोबिलाइज्ड एट दैट स्केल एंड वर्ल्ड वॉर हो गई, तो कल को अगर हम इस ये पूरा इंटरफेस बनाते हैं रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एंड रेक्टिफाई आवर मिस्टेक्स कि कल को कुछ इस टाइप का कैटास्ट्रोफ ना हो जाए एंड ऑल दैट, देन दोज थिंग्स वी कैन एनालाइज। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें, उससे ज़्यादा आपको कोई वॉर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्सनैलिटी एज सच आपको उसके लाइफ इवेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री इज नॉट बेसिकली वेरी बोरिंग वाला पार्ट, ये वॉर अब हुई, ये इसलिए हुआ। हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट फोर्सेस,
ये हुआ तो इसलिए ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, एंड दैट इज एवरीथिंग इज इन अ लिंकेज। उसको हमेशा इकट्ठा पढ़ो एंड उसके लिंकेज आपकी इंडिया की हिस्ट्री के साथ भी, क्योंकि अगर आपको याद हो यूपीएससी में दीज डेज देर आस्किंग क्वेश्चंस लिंकिंग टू थिंग्स। वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के साथ कैसे लिंक किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि रशिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन से नेहरू ने कैसे मॉडिफाई करके अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनाई। आई थिंक 2013 या 14 का ये क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री में वी हैड स्टडीड कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ। अब रशियन रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई और कैसे जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज इन रिसेशन तो हमारा ये यूएसएसआर वाज ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो उस चीज़ से किस तरीके से इंडिया ने सीखा, क्या सिमिलैरिटीज़ थी, एंड अगेन वो लिंकेजेस फिर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दे आर लिंकिंग टू थिंग्स एंड देन आस्किंग यू अ क्वेश्चन। इसको मतलब आपको दोनों चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो हमेशा उन दोनों चीज़ों का अगर आप इवेंट्स भी याद ना रखो, रशियन रेवोल्यूशन हुआ कितने इवेंट्स में हुआ, क्योंकि कभी वो आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द रशियन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ इट अकर्ड, नेवर। विल ओनली आस्क यू रीजंस बिहाइंड इट, या दे कैन आस्क यू कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया की कंडीशन और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की कंडीशन में क्या कोई सिमिलैरिटी थी। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस की किसी। तो अगेन व्हाट दे वांट फ्रॉम यू इज आपको एक फिनोमेना हल्का सा समझ में आ गया, उसके बाद आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। रशियन रेवोल्यूशन का क्या रिपरकशन हुआ, इंडिया पे हुआ कुछ रिपरकशन उस दौरान, या वर्ल्ड पे क्या रिपरकशन हुआ उस दौरान। तो वो रेपरकशंस आपको लिंकेजेस के थ्रू देन यू कैन एक्सप्लोर, एंड उसके लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स बिकॉज वेरी क्रिस्पली वो आपसे दीज लिंकेजेस के बारे में टॉक्स। समटाइम्स इट कैन गेट हेवी ऑल्सो, बट एटलीस्ट एनसीईआरटी को हिस्ट्री के लिए ट्राई टू एक्सप्लोर। यस, कोई भी इवेंट वर्ल्ड में हुआ है तो उसको इंडिया के कंटेक्स्ट में आप दिमाग में जरूर रखना। एक तो कोई भी आंसर है उसको कंप्लीशन वाला सेंस देगा आपको, और अदरवाइज ऑल्सो इट विल हेल्प यू कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कल को कोई ऐसे आता है यू कैन यूज दैट रीजन। और इसी तरीके से एथिक्स के पेपर में इट्स रिमाइंडिंग मी समथिंग, कोई भी आपको क्वेश्चन आता है उसको आप एक पर्सनल व्यू से लिखते हो, उसे एक ब्यूरोक्रेटिक व्यू से भी लिखते हो। अगर इंटेग्रिटी आपसे पूछा जा रहा है, डिफाइन इंटेग्रिटी, यू डिफाइन इंटेग्रिटी, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस अकॉर्डिंग टू मी इज इंटेग्रिटी, but then you also explain in civil services this is integrity, for example this. So that will give your answer a more comprehensive view कि पर्सनलाइज या हैप्पीनेस की अगर आप बात करो, सक्सेस की आप बात करो, लेकिन आपके वेग क्वेश्चन ना व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैप्पीनेस, इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आपने सक्सेस की डेफिनेशन दी, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, ये है सक्सेस। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अनदर व्यू कि उसको आप कोई इंडिया के रिलेशन में आप कुछ उसका लिंकेज बना सकते हो, ऑल्सो टॉक अबाउट दैट एंड देन यू कैन कोट एग्जाम्पल्स, लाइक यू कैन कोट अबाउट सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ फ्रीडम मूवमेंट। कि सक्सेस तो ये भी है कि यू आर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ योर नेशन। हो सकता है आप जिंदा ही ना रहो उस फ्लैग को होते हुए देखने के लिए, बट दैट डज दैट मेक यू अनसक्सेसफुल? दैट डिपेंड्स आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। इज इट द कॉज, इज इट विनिंग ओनली, इज इट लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, इट्स। So this is about paper 1, and then moving towards paper 2 again आपका ऑलरेडी ट्रेडिशनल पार्ट कंप्लीट है। आपने ये प्री की वजह से ऑलरेडी आपका ट्रेडिशनल वाला पार्ट इज डन, बट ट्रेडिशनल वाले से हार्डली आई थिंक 3 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपके हमेशा ट्रेडिशनल पार्ट से आते हैं, तो उसको जस्ट रिवाइज रखना। सेकेंड थिंग इज आपका लास्ट दिसंबर से इस वाले दिसंबर तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं या इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, कीप अ लिस्ट ऑफ देम। जो इश्यूज़ के ऊपर जजमेंट्स आए हैं, लाइक अगर दिल्ली वाले इशू के ऊपर आया है गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर वाली चीज़, तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन यूटीज़ वाले आर्टिकल के ऊपर, एनी टाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन, गवर्नर के ऊपर एनी टाइम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन। तो जो कुछ भी करंटली न्यूज़ में है उसको स्टैंडर्ड बनाकर देन यू कैन यूटिलाइज योर इन्फॉर्मेशन जो ट्रेडिशनल आपके पास है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ पॉलिटी। सेकेंड थिंग इज there is always a neglected part of polity. There are some easier topics in polity जिसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है, बट हम उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि पॉलिटी के नाम पर वी ऑफ्टन फोकस ऑन द ये लक्ष्मीकांत रिलेटेड इशू। नाउ व्हाट आर दीज इजी टॉपिक्स? एजुकेशन सेक्टर इज देयर, हेल्थ सेक्टर इज देयर, देन योर पॉवर्टी रिलेटेड इशूज आर देयर। दीज आर हम इन टॉपिक्स को कभी प्रॉपरली इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ते, ये सोचकर कि हम हाउ विल टैकल देम, दीज आर वेरी इजी वाले इशूज़। तो अगेन माई पर्सनल सजेशन वुड बी कि इन इश्यूज़ को पहले से प्रिपेयर करके रखना। हर साल इन चीज़ों के ऊपर 1 essay आता है। हेल्थ एंड एजुकेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री।
उसके ऊपर essay वाइज ऑल्सो एंड पेपर 2 वाइज स्पेशली प्रिपेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स एंड स्कीम्स, देन आपका हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स एंड स्कीम्स एंड एवरीथिंग दैट इज इन न्यूज़, क्योंकि आजकल पिछले 1.5 साल से हायर एजुकेशन हैज़ बीन वेरी मच इन न्यूज़ एंड उसके ऊपर लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। अगेन इन एनी अदर मैनर दे कैन आस्क यू दैट क्वेश्चन, तो उस चीज़ के ऊपर। देन हेल्थ सेक्टर ऑल्सो, हेल्थ पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स वाला जो फैक्टर है उस चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, रूरल हेल्थ रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अगेन वो आपके एस्से में भी काम आएगा। एजुकेशन के ऊपर लास्ट ईयर भी एस्से आया था, रिफॉर्म करके कभी उससे लास्ट ईयर भी एस्से आया था। दे आस्क्ड यू अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज में इज इट ओके टू प्रोफेशनल एग्जाम क्या राइट मेजर है किसी की सक्सेस को मेजर करने का, इस टाइप का देयर वाज अ क्वेश्चन एंड इस साल दे आस्क्ड डायरेक्टली अ क्वेश्चन ऑन एथिक्स ऑफ एंड एजुकेशन। तो अगेन एजुकेशन हेल्थ पर आपको कभी भी एस्से आ सकता है। तो ट्राई टू एनालाइज दीज टू सेक्टर्स इन एवरी पॉसिबल वे। बेस्ट सोर्स इज योजना एंड मे बी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया ईयर बुक ऑल्सो यू कैन फॉर द स्कीम्स एंड ऑल यू कैन लुक, बट योजना और इकोनॉमिक सर्वे आपको काफ़ी कुछ मटीरियल इस रिलेशन में दे देंगे, प्लस जो कुछ भी आपका रिसेंट न्यूज़ में है। तो इन दो सेक्टर्स को मत नेगलेक्ट करना। पॉवर्टी एज अ सेक्टर को मत नेगलेक्ट करना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हम ऑफन नेगलेक्ट कर देते हैं। ट्रेडिशनल पार्ट इसका दिमाग में रखना, इससे में काम आएगा। लाइक हम अगर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इंडिया में एनालाइज करें, हम एक बहुत वेग और जनरल क्वेश्चन लगता है, इंडिया में पॉवर्टी क्यों है, वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू मूव आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप। तो उस पार्ट को कितने एंगल्स से आप हिस्ट्री वाइज या हिस्ट्री वाइज भी छोड़ दो, उस पार्ट को जनरली आप कैसे टैकल कर सकते हो। अगर मैं पॉवर्टी के ऊपर आपको एक ऐसे लिखने को कहूँ तो आप किस सेंस में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लोर करोगे, वो इम्पॉर्टेंट है। कि वेदर यू जस्ट कि ये तो भाई ब्रिटिश वाले टाइम से था, हमारे किसान ऐसे गरीब हो गए, ये चीज़ खुशी चली आ रही है, बट फिर हम 50-60 साल से क्या कर रहे थे उसका भी हमें बताना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हमारे पास वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम्स हैं, फिर व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग देयर। तो उस चीज़ को डायनामिकली आप ज़रूर ज्योग्राफी वाइज अलग, सोसाइटी वाइज अलग, हिस्ट्री वाइज अलग एनालाइज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि पॉवर्टी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टन जियोग्राफिकल बेल्ट, इज इट फाइन टू से दैट? कैन आई से कि poverty is concentrated in some geographically difficult areas? Hilly areas are the poorest in our country, then the tribal areas are the poorest in our country, Naxalite areas are the poorest in our country despite having resources. तो वो क्या है, वो दिस आर समथिंग जियोग्राफिकली वी आर एनालाइजिंग पॉवर्टी। इंडिया में ये कॉजेज है। मानसून नहीं होती तो एक नॉर्मल वाला किसान जो अच्छे से जी रहा था वो गरीब हो जाता है, सडनली उसका लोन डूब जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। So that is one geographical cause of poverty. Societal cause of poverty can be कि किस तरीके से some sections of the society are the poorest because they are working as manual scavengers, because societal biases हैं उनकी occupational changes में. So that societal aspect you can analyze. Economic aspect, the most poor are whom? Those who are working in the unorganized sector, for example. That is what? That is an economic side of poverty. So अगेन एस्से को जब आप अप्रोच करोगे उस सेंस में भी आपका ये पेपर 2 का टॉपिक आपको हेल्प, थॉट प्रोसेस आपकी ऑन करना चाहिए। अगेन द माइक इज ऑन। सो दैट वे ऑल्सो यू शुड एनालाइज इट, एंड अदरवाइज स्कीम वाइज तो फिर हम करते ही हैं। तो स्कीम्स में क्या प्रॉब्लम है, अगेन MG नरेगा का क्रिटिकल एनालिसिस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एनी टाइम आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 2-3 साल से दैट स्कीम इज इन न्यूज़, देन योर दिस स्कीम रूरल आजीविका वाला मिशन, अगेन इट्स इन। तो कम से कम 2-3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स यू कैन प्रिपेयर। प्रोज एंड कॉन्स वो अदरवाइज भी आपको हेल्प करेगा आपके ऐसे वाले पेपर में। पेपर 2 में भी एक्सपेक्ट एनी टाइम ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दोज थिंग्स। देन पॉवर्टी के ऊपर, देन दिस इज पॉवर्टी लाइन वाला इशू, अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया बिकॉज द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैज बीन देयर। एनी टाइम एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एंड इट्स लिंक्ड विद द पॉवर्टी लाइन। दो साल से न्यूज़ में और अभी भी आने वाले वक्त में होगी वो चीज़। तो देखो अभी हमने डिस्कशन में 3 रीजन्स पॉवर्टी के कवर किए, कॉजेज वाली साइड, स्कीम्स वाली साइड, एंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी एज इट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। एंड पॉवर्टी वॉज अ वेरी ईजी टॉपिक जिसको हम नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे पॉवर्टी। तो ऐसे ही हर ईजी टॉपिक में यू विल फाइंड सम वेरी ईजी क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर सकते हैं गिवन द पास्ट ट्रेंड्स, एंड दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि हम वो इजी वाले टॉपिक्स को पहले से अपने पास कंपाइल करके रखते हैं, सो दैट अगर उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वन वी राइट एन एक्सीलेंट आंसर ऑन इट,
सेकेंड वी राइट इट इन लेसर टाइम दैन वी वुड हैव टेकन अदरवाइज। उस वक्त हम अपने दिमाग को दौड़ाएंगे तो मे बी वी टेक 12 मिनट्स और आई वुड जनरली टेक 15 मिनट्स ऑल्सो, बट अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में पहले से स्ट्रक्चर्ड, the most important challenge in our exam is to finish the paper. तो उस चीज़ के हिसाब से पेपर 2 में ईजियर टॉपिक्स को पहले कवर करना, उनका करंट रेलेवेंस भी है, क्वालिटी आपका आधा तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स, बाकी आधा आप ओके। सो एनीथिंग अबाउट पेपर 2, साइटेड एग्जाम्पल्स और भी आप इस टाइप के देख सकते हो उसमें, जैसे कुछ ये हैं हम लोग जो नेगलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल, ऑफन ये उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जितने भी ट्रिब्यूनल्स वर्सेस ट्रेडिशनल जुडिशरी। लास्ट टाइम ऑल्सो आई वाज टॉकिंग हियर, तो तभी मैंने कहा जैसे जुडिशरी अब मेरा प्री के बाद ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है, मुझे मोस्ट आर्टिकल्स याद है तो मैंने प्री दिया है, अब डन लक्ष्मीकांत। तो हाउ कैन आई डिवाइड, आज अगर मैं रूम पर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि कल को मेरा जुडिशरी मेरा पॉलिटी का टेस्ट है, तो हाउ विल आई रिवाइज इट? तो मे बी वन थिंग आई कैन डू इज जुडिशरी में लक्ष्मीकांत खोलकर आई कैन एक्सप्लोर द लिंकेजेस। तो कल को देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन ट्रेडिशनल जुडिशरी एंड एडीआर मैकेनिज्म, कल को देयर कैन बी क्वेश्चन ऑन ट्रेडिशनल जुडिशरी एज इट एग्जिस्ट इन इंडिया वर्सेस वेरियस ट्रिब्यूनल्स व्हिच एग्जिस्ट इन इंडिया, कल को देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन कि अगर कोई सपोज ये इकोनॉमिक वाला ये जुरिस्डिक्शन रिलेटेड इशू आता है तो उसको कौन बेटर टैकल करेगा, सेबी बेटर टैकल करेगा, आरबीआई बेटर टैकल करेगा, या फिर ट्रेडिशनल जुडिशरी बेटर टैकल करेगी। देन आई कैन ऑल्सो मूव जुडिशरी की फेलिंग्स क्या हैं, जुडिशरी एक्टिविज्म ओवर एक्टिविज्म तो नहीं बन गया है, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेचर के ऊपर अगेन देयर कैन बी अ क्वेश्चन। तो द थिंग इज जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आर्टिकल्स पर तो कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको रील्स डिफरेंट जुडिशरी रिलेटेड जो कुछ भी पिछले 2-3 साल से या हमेशा से न्यूज़ में रहा है उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ों को आप सेंटर बनाकर देन यू प्रिपेयर और देन यू रिवाइज अकॉर्डिंगली। एनीथिंग एल्स अबाउट पेपर 2? हाँ जी, सोशल जस्टिस आपके जितने भी आपने वल्नरेबल सेक्शंस अगर कवर कर लिए पेपर 1 के हिसाब से इट्स ऑलरेडी डन। कल को अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एम्पावरमेंट रिलेटेड, से एम्पावरमेंट ऑफ दलित्स, एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल, स्कीम्स वाला एनालिसिस, कॉजेज वाला एनालिसिस, उसको जक्सटपोज करके देन यू कैन अकॉर्डिंगली आंसर। न्यूज़पेपर्स अगेन पेपर 2 के लिए न्यूज़पेपर यू कैन नॉट स्किप। अगर आप पेपर 2 का पेपर एनालाइज करोगे पिछले 2 सालों से देन यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स के बिना यू कैन नॉट टैकल इट, बिकॉज न्यूज़पेपर का कोई इशू उठाकर दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन। अब ट्रेडिशनल पार्ट आप तभी यूज़ करोगे ना जब आपको इशू की लिंकेजेस पता चलेंगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, तो मुझे यही नहीं पता वो कौन सी थीम से रिलेटेड है, कॉज क्या है उसके न्यूज़ में होने का, तो फिर आई कैन नॉट इवन यूज़ माई ट्रेडिशनल नॉलेज टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। इसलिए अगर आपको हल्का फुल्का भी इधर यू वन थिंग इज रीड द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली, बट आई अग्री एज अ ह्यूमन कई बार होता है महीने के एटलीस्ट से 10 न्यूज़पेपर्स या 8 न्यूज़पेपर्स मिस हो ही जाते हैं नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। सो फॉर दैट यू कैन फॉलो करंट अफेयर्स ऑफ एनी प्लेस एंड उससे आप यू कैन लाइक जो भी कंपनसेट कर सकते हो जो भी इश्यूज आपके रह गए हैं। तो दैट वे आपको दिसंबर टू दिसंबर न्यूज़पेपर्स आपके पेपर 2 वाइज रहेंगे। लक्ष्मीकांत का तो ट्रेडिशनल पार्ट है ही आपका, तो न्यूज़पेपर से देन यू कैन पिक अप द थिंग्स इन लिंक अप एंड अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चन। वन थिंग, हाँ अगर आपने ये ARC की रिपोर्ट्स पुंची कमीशन वगैरह का कुछ सिलेक्टिव रीडिंग किया हुआ है, इट्स वेरी वेरी गुड, बट आई वोंट से कि अभी आप उसकी तरफ जाना। इसका फ़ायदा बस एक ही जगह होता है पुंची एंड ये ARC का, सजेशंस देने में। जब हम सजेशंस देते हैं पॉलिटी की का, हम देखो वी आर नॉट लॉयर्स, तो हमें वो प्रॉपर वाले सजेशंस हमारे पास नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, वी कैन से कि सेकेंड ARC ने ये रिकमेंड किया है, पुंची कमीशन ने ये रिकमेंड किया है। उस सेंस में या तो आप कहीं से नोट्स पिकअप कर सकते हो, जैसे गवर्नर है तो आई थिंक कुछ बुक्स ने भी कवर किया ना कि गवर्नर के ऊपर पुंची कमीशन के ये रिकमेंडेशंस हैं, गवर्नर के ऊपर ARC के ये रिकमेंडेशंस हैं, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हो आप। और एथिक्स के लिए आप ARC ज़रूर पढ़ना, वो जो एथिक्स वाली है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी ओनली ARC आई वुड से उसको मस्ट रीड है आपके लिए, अदरवाइज यू कैन। हाँ जी, एथिक्स एंड गवर्नेंस। अदरवाइज DD बसु का कुछ पार्ट अच्छा है, बट इफ़ यू नॉट रेड इट तो लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट। इफ़ यू रेड इट वेल एंड गुड।
बट आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. योर न्यूज़ पेपर्स, देन योर लक्ष्मीकांत वाला थिंग. अगर आपने उस पेपर 2 में आप आंसर किस तरीके से लिख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है. कितने एग्जाम्पल्स यूज़ करके लिख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, रादर देन गोइंग आफ्टर वेरियस बुक्स एंड सोर्सेज. तो प्रैक्टिस मोर ऑन राइटिंग, बिकॉज इश्यूज आपके सेंसिटिव आएंगे पेपर 2 में. वहाँ आपसे स्टैंड लेने के लिए कहा जाएगा, डू यू थिंक डैश डैश डैश. तो डू यू थिंक में आपका ओपिनियन दो तरीके से टैकल कर सकते हो. एक तो आई थिंक पॉजिटिव ये है, आई थिंक नेगेटिव ये है. और यू कैन टेक अ स्टैंड ऑल्सो. I mean don't use the word I of course, but you can take it in a negative direction, you can take it in a positive direction. but अगर आप कोई स्टैंड ले रहे हो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू थिंक फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड बी अलाउड इन इंडिया. तो उसका नुआंस्ड आंसर, इफ आई बिलीव कि नो दे शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया, तो मैं उसमें आधा से ज़्यादा पेज लिखती हूँ, दीज आर द पॉइंट्स वाई दे शुड नॉट बी अलाउड इन इंडिया. लेकिन नुआंस बनाने के लिए एंड में आई कैन से इवन इफ दे आर अलाउड इन इंडिया, these regulatory measures must be taken. For example, this country had taken this measure when it allowed. Just to cite an example. तो जब भी आप कोई चीज़ पेपर 2 में लिख रहे हो, एग्जाम्पल मस्ट, अदरवाइज आपकी बात के ऊपर कोई मतलब देयर इज नो वेरासिटी इन योर स्टेटमेंट कि आपने कहाँ से उस चीज़ को लिख दिया. तो स्टिक मोर ऑन दैट अप्रोच रादर देन स्टडिंग मोर पॉइंट्स. पेपर 3 में उल्टा है. पेपर 3 में यू नीड टू एक्सप्लोर मोर पॉइंट्स. जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे पेपर 3 में, उतना ज़्यादा अच्छा आपका आंसर होगा. दिस डिस्टिंक्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखना पेपर 2 और 2 के. डिस्टिंक्शन इन द सेंस पेपर 2 थोड़े सेंसिटिव इश्यूज का एनालिसिस मांगेगा आपसे, रादर देन आपसे बोले कि 1 2 3 4 इसके पॉइंट्स लिख दो. पेपर 3 के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे वो इस तरीके से होंगे कि वो आपके गोल्ड स्कीम का एनालिसिस पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधा उसमें पॉजिटिव 1 2 3 4 5, नेगेटिव 1 2 3 4 5 विद एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. बट पेपर 2 में अगर वो आपसे ये पूछ रहे हैं, डू यू थिंक फॉरेन यूनिवर्सिटीज शुड बी अलाउड इन इंडिया, तो वहाँ पर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखोगे जिसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी कई बार शामिल हो सकता है, सो लॉन्ग एज यू आर एबल टू जस्टिफाई कि अगर आई एम टेकिंग द स्टैंड येस दे शुड बी अलाउड इन इंडिया, then automatic next question I must tackle there, under what conditions they must be allowed in India. तो ये नहीं है कि मैं सीधा लिखती जाऊँ yes they should be allowed in India because 1 2 3 4 5, उसके बाद मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा if I'm allowing them in India. ऐसा तो नहीं हो जाएगा that please the citizens of the country just as private colleges में होता है. तो वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर भी आपको फिर 3-4 लाइन्स लिखनी पड़ेगी. तो वो जितने एंगल्स आप वहाँ पर अप्रोच करोगे वो चीज़ बहुत मैटर करेगी आपके पेपर 2 में. और उस सेंस में अगर किसी कमिटी का कोई कोट आप कर सकते हो, दैट विल बी द वेरी गुड थिंग क्लीमेंसी के ऊपर, राइट. यस, अगेन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, स्टिक टू द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री दैट इज एक तरीके इट्स लॉ ऑफ द लैंड. तो उस व्यू को आप सपोर्ट करो. अगर आपको लग रहा है कि उस पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कल को, आप वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, नो डाउट. और जब आप कंक्लूड कर रहे हो आप मेंशन करो कि क्या क्या पॉइंट्स पर वो जजमेंट दिया गया है. ठीक, बहुत सारे जजमेंट्स में ना आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे. लाइक ट्रांसजेंडर्स का एक जजमेंट था, उसको सुप्रीम कोर्ट का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, वो आई थिंक आधे पन्ने का स्टेटमेंट था. उसमें 3-4 बहुत ब्यूटिफुली द सुप्रीम कोर्ट हैड इवन कोटेड सर्टेन फिलोसोफर्स देयर, एंड बहुत अच्छी बात उसमें लिखी हुई थी जिनके आप 3-4 पॉइंट्स बनाकर आंसर में यूज़ कर सकते हो. सेम गोज विथ क्लेमेंसी वाला इशू. उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साइट की थी कि क्या करंट सिनेरियो के साथ प्रॉब्लम है, कि किस तरीके से वो डिले की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, द पर्सन इज सफरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. तो अगेन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ज़रूर ध्यान से पढ़ना. जो 4-5 पॉइंट्स न्यूज़पेपर हर न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट कवर करता है, तो उसको आप डायरेक्टली आंसर में अपना पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो एड इट देयर कि एज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली इन अ जजमेंट सेड दिस. तो बोथ वेज यू कैन यूज इट, एज अ पॉइंट ऑल्सो, एज अ जजमेंट डायरेक्टली ऑल्सो. तो आपका पूरा वो इशू के कुछ पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स मत मिस करना. यू विल फाइंड सम वेरी गुड पॉइंट्स देयर. So I think that's all about paper 2. Another last thing about paper 2 is international organizations वाली चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना. हम जब IR प्रिपेयर करते हैं, we mostly focus on bilateral issues. हमारा IR कई बार इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एंड इंडिया US, इंडिया रशिया तक में ख़त्म हो जाता है. और क्वेश्चन में हम सडनली देख लेते हैं कि वो किसी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बेस बनाकर इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट पूछ लेता है. तो जब आप IR प्रिपेयर कर रहे हो, डू नॉट नेग्लेक्ट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला पार्ट, स्पेशली WTO, ब्रिक्स वाला पार्ट, और आपका ये
क्लाइमेट रिलेटेड जितना कुछ भी चल रहा है, बिकॉज एनी टाइम दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिक क्वेश्चन आर ऑलरेडी ओवर, वर्ल्ड बैंक IMF का डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं आपसे ऑलरेडी, WTO के ऊपर भी डायरेक्ट आ चुका है। बट अगेन WTO को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, और जो रिसेंटली आपके सर्वे में है, जैसे इस बार सर्वे में देयर इज अ फुल चैप्टर ऑन योर रीजनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो किसी भी वक्त दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द रेलेवेंस ऑफ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स। Relevance, that means positive, why all countries are running after them, why TTP, why TTIP, why RCEP, and second part they can answer, is there a danger if every country engages itself in all these small or big regional trading organizations, do we have something to lose? Will WTO be a sufferer? Will India be a sufferer or a gainer? तो उसे हर एंगल से आप एनालाइज करके रखना, बिकॉज सर्वे स्पीक्स अबाउट इट, लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज़, एनी टाइम इट कैन बी इन न्यूज़। देन WTO के साथ कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है आपको, क्या WTO के फॉर एग्जांपल फेलियर्स हैं कि वी आर रनिंग आफ्टर RTAs, और RTAs हो रहे हैं तो WTO फेल हो रहा है, कंपैरिजन आ सकता है आपको किसी भी टाइम। तो WTO का फेलियर क्या है, दोहा राउंड हैज़ बीन स्टक फॉर सो लॉन्ग, तो व्हाट हैपन्स, वी वांट ट्रेड टू मूव, क्योंकि रिसेशन से ऑलरेडी एवरी कंट्री इज परेशान, तो बिकॉज ऑफ दैट कंट्रीज आर फाइंडिंग अ वे आउट कि लेट अस गो, पहले चलो RTAs कर लेते हैं, अदरवाइज ऑल्सो WTO डजंट बैन एंगेजिंग इन RTA। तो यानी कि WTO की कुछ फेलियर्स हैं जिसकी वजह से एवरी कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स RTAs, एंड RTAs की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि RTAs में अगर हर कंट्री एंगेज हो जाएगी तो विल वी वांट कि दोहा राउंड कभी सक्सेसफुली कंक्लूड हो, आई डोंट थिंक सो। अगर वही चीज़ हमें लिमिटेड एरिया में अच्छे से इजीली मिल रही है, विच कंपनी विल लॉबी कि जाओ आप दोहा राउंड को सक्सेसफुली कंक्लूड करें। तो अगेन इस तरीके से जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रिपेयर देम वेरी वेल, क्योंकि दिस इज़ वन निगलेक्टेड पार्ट विच रिमेन्स हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो पेपर 2 के लिए ब्रिक्स बैंक हो गया और आपका ये WTO, क्लाइमेट रिलेटेड एवरीथिंग, डू दोज थिंग्स वेरी वेल। This was all about paper 1 and 2. Anything to ask about these two things? सिलेबस में पेपर 2 में ऑलरेडी आपके हैं ना क्वासी जुडिशियल बॉडीज, और SEBI RBI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसमें 2 साल पुराना इशू है, नो डाउट। अगर आपका वो पुराना नॉलेज है उसमें आप उसे बहुत अच्छे से टैकल करोगे, आपको पुराना याद नहीं है, आप बेसिक उसमें लिख कर आ जाओगे। तो अगेन जब भी आप कोई इशू पढ़ रहे हो तो उसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड 1-2 साल पहले अगर कुछ न्यूज़ में था, कहीं से भी आप करंट अफेयर्स फॉलो करोगे, 1-2 जगह आपको उसका जिक्र ज़रूर मिल जाएगा, तो देन दैट वे थोड़ा बहुत जस्टिस आप उसके साथ कर सकते हो। बट क्योंकि क्वासी जुडिशियल बॉडीज स्पेसिफिकली, रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिकली है, उसे एज एन इशू आपको पहले से प्रिपेयर करना है। उसे एज एन इशू डज नॉट मीन कि मुझे SEBI के फंक्शंस मालूम हो, मुझे IRDA के फंक्शंस मालूम हो, उसे एज एन इशू आई प्रिपेयर इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज़ की स्ट्रक्चर में क्या कोई लूप होल है, क्या हमारी स्ट्रक्चर फ्रेगमेंटेड है। ऑलरेडी आई थिंक 2 साल पहले वो कमेटी नहीं थी, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, उसने कहा था ना यूनिफाइड रेगुलेटर लाओ, तो वो वाला इशू भी इसी के साथ लिंक हो जाता है आपका, एंड दैट वाज अ वन वेरी बिग थिंग जो बहुत वक्त तक न्यूज़ में रही थी आपकी। तो आजकल अगेन RBI में बहुत सारी रिफॉर्म्स हो रही हैं, सो मेनी न्यू टाइप्स ऑफ बैंक्स आर कमिंग, आवर होल बैंकिंग स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। तो उस पर्सपेक्टिव से कल को दे कैन बी अ क्वेश्चन लाइक, डू यू थिंक the rise of these new kinds of banks, are they a challenge to the traditional banking system, or is it a way positive thing to do? NPAs related question आपको कभी भी आ सकता है। तो देन जो भी आपके सिलेबस में उसका करंट रेलेवेंस के हिसाब से देन प्रिपेयर थिंग्स, रादर देन ट्रेडिशनल पार्ट को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ट्रेडिशनल तो आप प्री में वो आपको टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ दे वांट टू टेस्ट योर ओपिनियन, ऑलरेडी पूछ चुके हैं अगर ब्रिक्स वाला बैंक है उसके क्या पॉइंट्स आपको याद है या नहीं, वो तो प्री में पूछ लिया। अब वो पूछेंगे, डू यू थिंक ब्रिक्स बैंक इज एन एबल कॉम्पिटिटर टू दी से ADB और द वर्ल्ड बैंक एंड IMF? डू यू थिंक IMF हैज बीन सक्सेसफुली टैकलिंग द रिसेशन प्रॉब्लम? पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, अगेन IMF इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव्स बताओगे, नेगेटिव्स द वेरी फैक्ट दैट रिसेशन हैज स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर शोज कि कुछ ना कुछ फेलियर्स तो IMF में है। तो देन वो वाली चीज़ आप इसमें, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के ओपिनियन वाइज एक एनालिसिस रखो, वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, दे नॉट इंटरेस्टेड आपको पता है IMF के क्या फंक्शंस हैं या नहीं, वो कभी नहीं पूछेंगे
अच्छा बताओ भाई क्या फंक्शंस हैं IMF के या वर्ल्ड बैंक के, वो पूछेंगे डू यू थिंक IMF इज अ reliable institution, what do you think about IMF, has it been beneficial to India, for example. So try to frame opinions on certain issues and then justify them with examples. उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दैट इज हाउ आपका मेंस एज वेल एज इंटरव्यू साइमल्टेनियसली उसमें प्रिपेयर होगा. ओके, सो मूविंग क्विकली टुवर्ड्स पेपर DDVSO. आई थिंक स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, टिल फंडामेंटल राइट्स, मैंने तो वहीं तक पढ़ा था, उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा था, तो यू कैन अकॉर्डिंगली चेक देम आउट. अगेन पेपर 3 वेरी वास्ट सिलेबस, पॉइंट वाइज जाना उसमें द बेस्ट स्ट्रैटेजी. जितने भी लोगों को मैंने, मेरे पेपर 3 में हाउएवर वेरी लो मार्क्स हैं, 84 और समथिंग, मैं आई रोट एज एन मिक्स ऑफ पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स, बट पेपर 3 में whoever has scored high marks, उससे उनका पेपर फिनिश हुआ है. दूसरा they've written it very objectively in points with examples. So follow that strategy in paper 3. How many points you can cover and how many examples you can cite very objectively. उसमें अगर आप इंट्रोडक्शन एंड भी नहीं लिखते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, तो अगर आप तीनों पार्ट्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जस्टिस कर रहे हो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स इस रेस्पेक्ट में. पेपर 3 के लिंकेजेस पेपर 1 के साथ, और सर्वे को अपना ज़रूर स्टैंडर्ड बनाना पेपर 3 के लिए. लिंकेजेस 1 के साथ मतलब अगर आपने पेपर 1 में ग्रीन रेवोल्यूशन कवर किया है, तो फिर उसका लिंकेजेस विद MSP आपके पेपर 3 में है. अब हमें पता है आज की तारीख में MSP की वजह से पूरे क्रॉपिंग पैटर्न्स डिस्टॉर्ट हो गए हैं, तो दैट इज वन प्रॉब्लम विच इज देयर. MSP regime came why? Because ग्रीन रेवोल्यूशन, बल्क प्रोडक्शन से प्राइसेस गिर जाते हैं, फार्मर्स को सिक्योर करने के लिए हमने MSP शुरू किया. तो अगेन जब आप MSP के ऊपर कल को आपको क्वेश्चन आता है 1 लाइन में, अगर आप ये बताएंगे कि दिस वाज द रैशनल बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग MSP इन द फर्स्ट प्लेस, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन हम लेकर आ रहे थे, वी वांटेड टू सिक्योर कि फार्मर्स का हाई प्रोडक्शन की वजह से प्राइस फॉल से फार्मर को प्रॉब्लम ना हो, सो वी सिक्योर्ड MSP. बट देन दीज आर द प्रॉब्लम्स विच हैव अरिजन बिकॉज ऑफ द MSP regime as it exists in India. फिर आप MSP regime से पूरा environmental problems क्या आई हैं और other problems सर्वे में already they have been discussed, that you can discuss. तो वो वाली चीज़ें पेपर 3 के लिए try to focus on your survey, try to हल्का सा बैकग्राउंड दिमाग में रखना, एंड जितने पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो न्यूज़पेपर के हिसाब से, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. तो पेपर 2 and 3 और न्यूज़पेपर इज़ मस्ट. इवन अगर आपको ट्रेडिशनल अच्छे से नहीं पता, आप फिर भी अराउंड अबाव 90 अबाव 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बट हाँ, उससे ज़्यादा अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसमें डिस्कस करते हो, देन यू कैन स्कोर मोर मार्क्स. एनीथिंग एल्स रिलेटिंग टू पेपर 3 यू वांट टू आस्क? Then I move to the ethics वाला paper. So again ethics में see, although it may differ from person to person, but keep it as simple as you can. The simpler you keep ethics का paper, easier for you to write there, and it will also show your approach in the paper rather than some philosophical approach. तो कोशिश करना आप सारे schools पढ़ो जितने exist करते हैं, but कोशिश करो आंसर में you are also mentioning your point of view rather than writing it as a very hi-fi kind of an answer. Second thing, basic definitions को ज़रूर Google करके write them somewhere with example. Keep revising them because what happens is these things are so basic. Integrity क्या है, honesty क्या है, conflict of interest क्या है, crisis of conscience क्या है. These are things कि हमें लगता है okay ये तो anytime we can define. जब इसे वर्डली आई टेल यू राइट इट इन 2 lines व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे वी गेट अ लिटिल स्टक. तो फिर हम एक डिस्टॉर्टेड सी लैंग्वेज में, इनफॉर्मल सी लैंग्वेज में अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो समझा तो हम देते हैं बट 5 लाइन्स में समझाते हैं. इन 2 lines कैन बी डिफाइन कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पर्सन हैज अ प्राइमरी मोटिव एंड समहाउ सम सेकेंडरी मोटिव इज डिस्टॉर्टिंग दैट प्राइमरी मोटिव. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि अगर बिजनेस हाउसेस के साथ आप डोनेशन ज़्यादा लोगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, व्हेन इट विंस टू सर्व द पीपल. So if the person has taken more money from the business houses, so the interest may distort the primary interest. Similarly, in civil services, conflict of interest may arise if the bureaucrat leaves the job and joins some organization जिसने उसको खुद के डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस हुई है. तो अगेन डेफिनेशन दिमाग में रखो, उसको अलग अलग एंगल से एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जाम्पल्स. दिस इज योर ट्रेडिशनल पार्ट. केस स्टडीज रोज अगर आप एक प्रैक्टिस करोगे, आई डोंट थिंक द एथिक्स पेपर हैज गॉन एनीवेयर.
टेस्ट ज़रूर देना एथिक्स के आपको. मेजर प्रॉब्लम जो एथिक्स पेपर में आएगी, फिनिशिंग द पेपर क्वालिटेटिवली आएगी. तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी पेपर्स ऑफ एथिक्स विच यू कैन सॉल्व, एंड आपस में ऑल्सो सम टीचर और even if you're within your peer group, if you can get it corrected, so that you can know many points related to an issue. वो वाली चीज़ ज़रूर रखना. और कुछ एथिक्स रिलेशन let me just how much is jargons to be avoided or used? I forgot your first question. Now you please repeat the first question. First question, Awesome. I attempted the traditional part first, then I moved to case studies. Reason was I think कि examiner checks the paper इस तरीके से, तो अगर somehow मैं case studies बहुत अच्छी लिख देती और मेरा starting का part compromise हो जाता तो शायद एक impression बन जाता है during the paper. ऐसा मुझे personally लगता है. Again, I have seen people scoring very well who have gone the reverse way also. Whatever you feel comfortable उस हिसाब से करना आप. So, but I completed the paper straight तरीके से. Second question, you forgot again. UP, yes, sometimes I did use DPSP's constitution वाली चीज़ in my exam, this thing, paper. Then third thing you asked was, see हाँ, this again, कोई भी issue prepare कर रहे हो, suppose you're preparing conflict of interest. 3 एग्जाम्पल उससे प्रिपेयर्ड पहले से रखना, वहाँ पर सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. एक, हैव यू पर्सनली एवर बीन इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एथिकल डिलेमा काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सेकेंड, उस चीज़ का एक पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकली उसका क्या मीनिंग, क्या एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो हिस्ट्री से फॉर एग्जाम्पल. और थर्ड आप रख सकते हो रीसेंट ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल. अब पर्सनल तो आपको समझ में आ गया होगा. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो आई थिंक कोई एक स्ट्रैटेजी कभी मैंने नेट पर पढ़ी थी, तो दैट पर्सन सेड कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटाने के लिए कुछ, आई थिंक इंटेग्रिटी का एग्जांपल दिया था उन्होंने विश्वेश्वरैया का, कि हाउ ही वाज यूजिंग हिज व्हेन ही वुड normally move to his office, he would use his official vehicle, but the day he resigned, then he came back in his personal vehicle. So इस तरीके के अगर आपको कभी इंस्टेंसेस कभी आपने पढ़े हो या आप हिस्टोरिकली कोट कर सकते हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेग्रिटी फॉर एग्जांपल. एंड रिसेंट एग्जांपल मतलब हर चीज़ का आप एक हाइपोथेटिकल या अगर कुछ रिसेंटली न्यूज़ में है उसका आप एक एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड, सिविल सर्विसेज रिलेटेड ज़रूर रखना. तो अगर आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं वो, तभी भी आप 2 एग्जांपल्स उसमें दोगे, एक पर्सनल और एक आपका सिविल सर्विसेज रिलेटेड. इंटेग्रिटी की अगर वो बात करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट गिव द सिविल सर्विसेज वाला एग्जांपल एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर टाइम है तो यू कैन कोट एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स. एंड व्हाट वाज योर लास्ट क्वेश्चन? वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एथिक्स एंड गवर्नेंस वाला जो ARC है, उसमें ये आपका जो कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक योर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको ये एथिक्स वाली जो आपकी ARC है, यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर. करप्शन रिलेटेड इश्यूज ऑल्सो यू कैन पिक अप फ्रॉम देयर. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट ARC. I used it in some papers, मतलब some questions. Not ऐसा नहीं था कि मेरे सारे आंसर्स में था. अगर कोई कोट आ जाता था तो आई वुड यूज़. अदरवाइज कोशिश करती थी कि आई यूज़ ओनली द सिलेबस मेंशन्ड jargon. Schools I would mention very rarely in 2-3 answers, so that ऐसा ना लगे कि somehow the whole answer is spread into that particular kind of thing. Anything else relating to ethics? So the main challenge ethics paper में वही है कि अपना simple रखो आप, and then keep it, use as many examples as you can and finish your paper. That is very important, because again if you leave a case study, you leave a question, so you lose all the marks. So this is मेरे केस में what I used to do in a case study was, in 2 lines of starting, I would analyze what problem the case study has highlighted. So I told
बाद देन पॉइंट्स में आई वुड क्विकली शॉर्ट टर्म मेजर्स में दिस इज व्हाट आई डू, लॉन्ग टर्म मेजर्स में 2-3 लाइन्स आई वुड राइट कि कल को ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो, so I would take these proactive measures and I would try to institutionalize that culture within my subordinates also कि कल को ये प्रॉब्लम दोबारा से emerge नहीं करनी चाहिए. So that way you're showing a learning outlook. Problem आई, but I'm also learning from the problem because I may not be able to solve that problem perfectly as a human. So कल को ऐसी similar problem आती है तो I'll frame in my mind कि इस protocol से tackle करनी है या कुछ proactive measures I can take कि that problem doesn't emerge only. So that's the way you can go after your case studies. Case studies के लिए also make sure you read your Express and Hindu regularly. Sometimes they make case studies from real life things. Like last year, paper में there was this cook वाली case study that was picked from a real life incident. So sometimes newspapers have these coverages and उसके ऊपर case study बनाकर आपको कभी भी पूछ सकते हैं. Disaster related also they can ask you flood आ गया आप क्या करोगे and all that. Sometimes I did use ethics के paper में I word because it's not you're not able to avoid, especially in case study. So ठीक है, you can I think use it. Or like one or two. One can also be used. Yes. See, as a like suppose they say you are the district magistrate and this is some problem which emerges. So as the district magistrate, I would do this. या तो इस तरीके से मैं उसे थोड़ा formal touch दूँगी. But one जब मैं लगा देती हूँ तो somehow I distance myself from that situation also. So depends from person to person. But both ways I've seen people doing one wali approach also and I also. Only in the ethics one. बाकी में avoid using the direct speech. So Happiness needs to be only confined to yourself, or you give examples? I give examples की Even if this principle you also try to diagnose. 2-3 लाइन्स में डिपेंडिंग क्वेश्चन के ऊपर. उस वक्त अब इतना तो मुझे याद नहीं उस टाइम मैंने कितना क्या कवर किया था, बट स्टार्टिंग की 2-3 लाइन से आई एक्सप्लेन माई स्टैंड कि हैप्पीनेस इज वन थिंग विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो आई से कि माई रिजल्ट केम, आई वॉज वेरी हैप्पी. Now that doesn't mean कि 2 महीने में I did not become sad for say 5 minutes. तो ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने में I have been very very happy only. So happiness is one कि हाँ I feel happiness, उसके बाद there can be another feeling which accompanies it. So that means it is a feeling associated with various kinds of things. Success may give me happiness, personal bonding may give me happiness, good time with friends may give me happiness, doing something for my nation may give me happiness, giving a gift to a poor child may give me happiness. So that way I try to diversify. I cannot say that this is one thing which is happiness. It is a feeling which comes to me from time to time, and then I also related with this eudaimonia wala concept, but somehow I have that thing that there is some fundamental thing which will be that ultimate happiness. I do not know what it is, but somehow as a human I often try to improve myself to go to that eudaimonia wala concept. So maybe that you can go to. एक philosophical concept take from person to person different. Same goes with success. अगर आपसे पूछते हैं person to person है, Mahatma Gandhi was also successful, a cricketer is also successful, a professional is also successful, Mark Zuckerberg is successful, but then that does not mean a farmer who is plowing his fields directly is not successful, or that doesn't mean if I fail today I am not successful. If I learn from my failures then I am successful. So can success be measured from an exam or some kind of thing? No. According to me, if you live your life well, if you live it fruitfully, if you learn from your failures, you are successful. So that way you can quote different examples. आपके आंसर में काफ़ी विड्थ आ जाएगी. अगर आप एक ही चीज़ के पीछे उसको लिखोगे तो आपका आंसर कंस्ट्रेंड हो जाएगा एक ही डोमेन में. अगर आप उसे वाइड बनाओगे तो आपको एक बेटर अप्रोच उसमें. So this was what I wanted to discuss about all the 4 papers. I hope it benefits. Anything else in general you want to ask? ऐसे मैंने ऑलरेडी वैसे तो साइड में कवर कर दिया विद रिस्पेक्ट टू. वन थिंग आई वुड से जब भी आप थीम्स पढ़ रहे हो, कोई भी आपने विमेन इशू पढ़ा, साइड बाय साइड ऐसे को दिमाग में रखना एंड कीप इट. विमेन पर अगर ऐसे आया तो बल्ले बल्ले हो गई, फिर मैं यही चीज़ लिख कर आना. प्लीज कीप योर फेवरेट 5-6 ऐसे. इस थीम पर ऐसे आया, योर ऐसे शुड बी द बेस्ट. दैट वे नहीं आया वो आपकी किस्मत है, ठीक है, किसी और पर आ गया, एटलीस्ट आप वो पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो किसी और की. एटलीस्ट 10-12 ऐसे. अगर फुल फ्लेजेड ऐसे भी नहीं लिख रहे हो तभी भी पॉइंट्स रखना. और एक और चीज़ आई वांट टू क्लैरिफाई हियर, सी आई शेयर्ड सम ऐसे का स्ट्रैटेजी ऑन इनसाइट्स एंड आई डोंट नो वो पढ़ी नहीं प्रॉपर्ली या क्या था. इट्स नो दैट वाज आई शेयर्ड अ मॉक ऐसे उसमें. दैट इज़ नॉट
द एसे आई वुड राइट इन द एग्जाम, दैट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ नोट्स फॉर एसे कि हाँ अगर मुझे टेररिज्म पर एसे आया तो दिस इज हाउ आई विल प्रोग्रेस विद इट. सो दैट वाज नॉट, इस टाइप का ऐसे आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलता इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करने का, एग्जाम में टाइम भी नहीं मिलेगा इतने एरियाज में जाने का. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि दैट वाज सम हाई फाई काइंड ऑफ अ थिंग विच आई रोट. आई कुड हैव नेवर रिटन दैट एसे इन द एग्जाम. बट हाँ मेरे दिमाग में वो रियल न्यूज़ ज़रूर रही थी कि रहती अगर टेररिज्म का ऐसे आता, मुझे पता था मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, मुझे ऐसे क्लोज करना है, और बीच में मुझे यही कॉजेज ऑफ टेररिज्म ऐसे डिस्कस करने हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद एग्जाम्पल्स देकर उसके सोल्यूशंस जो मैं डिवाइस करना चाहती हूँ. तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन फॉलो कि एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन रिलेटेड इशूज़ या कुछ आपको लग रहा है जो पुराने एसेज में रिपीट हुए हैं थीम्स, उन थीम्स पर आप पहले से कुछ पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स अपने पास जॉट डाउन करके रख सकते हो. एंड ऐसे के पेपर से पहले यू कैन जस्ट रिवाइज दैट मटेरियल, सो दैट वे यू विल हैव सम 9 to 10 टॉपिक्स इन योर माइंड. अगर उन 9 to 10 टॉपिक्स में से एक भी ऐसे आपका आ जाता है डायरेक्ट, तो वन ऑफ योर एसेज विल बी वेरी वेल रिटन. द सेकेंड ऐसे के लिए आपको टाइम मिल जाएगा प्लान करने के लिए. सो दैट इज वन थिंग विच आई वुड सजेस्ट कि आप कर सकते हो. एटलीस्ट दैट वर्क फॉर मी. इन दिस एग्जाम थैंकफुली बोथ द एसेज वर दोज जो मेरे पहले के प्रिपेयर्ड थे. तो मुझे इंट्रोस्पेक्शन में टाइम नहीं लगा, मतलब मुझे 5 मिनट लगी, मुझे मालूम था दिस इज हाउ आई हैव टू स्टार्ट, दिस इज हाउ आई विल क्लोज, एंड ये बीच का मटेरियल है. सो आई थिंक 6 to 7 मिनट्स फर्स्ट एसे पे और 5 to 6 मिनट्स सेकेंड एसे पे मैंने दिया था, बिकॉज आई वॉज लकी देयर कि हाँ दोनों ही ऐसे वो आ गए जो मैंने बहुत अच्छे से आई हैड इन माई माइंड. बट देन दैट मे नॉट ऑलवेज हैपन. तो आपको एटलीस्ट 10 या 15 मिनट हो सकता है किसी ऐसे में देना पड़े. तो बट कीप द ऐसे सिंपल इन लैंग्वेज. डोंट, ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्सट्रीमली हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहे हैं यू थिंक कि मार्क्स उससे आ जाएंगे. कीप द ऐसे एक्सप्लोरेटिव, मतलब जितनी लिंकेजेस विद एग्जाम्पल्स यू कैन एक्सप्लोर देयर, वो चीज़ ध्यान में रखो. सेकेंड थिंग, लिंक बनना चाहिए आपके ऐसे में. ऐसा नहीं कि अभी आपको लगा ये ऐसे खत्म हो गया फिर से आपने कुछ स्टार्ट कर दिया. तो अगर आपका इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन में आपका स्टैंड क्लियर हो जाना चाहिए. यू बिलीव इन दिस कि एजुकेशन विदाउट एथिक्स विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ अ डेविल. तो वो चीज़ अगर आप उसी स्टैंड में अपना ऐसे ले रहे हो तो उसके इंट्रोडक्शन में उस स्टैंड को क्लियर कर दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस, और उस इंट्रोडक्शन से देन लिंक योर कंक्लूजन. दैट वे आपका ऐसे जो है, लाइक इफ आई स्टार्ट गिविंग यू अ स्पीच टुडे, आई स्टार्ट विद से अ कोट ऑफ एनी फिलोसोफर. अब उस कोट का कोई मेरी स्पीच के टॉपिक से लिंकेज तो होना चाहिए ना. इसी तरीके से जब मैं कंक्लूड करूँगी तो आपको समझ में आएगा मैंने वो कोट क्यों किया. तो सिमिलरली ऐसा नहीं होना चाहिए आपके ऐसे में आपने कुछ कोट भी कर दिया, उसका कोई लिंकेज नहीं है और साफ साफ लगे कि तो ज़बरदस्ती किया हुआ एक काम है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पूरे ऐसे में ट्राई आपका एक लिंकेज बने, इंट्रोडक्शन आपका स्टैंड क्लियर कर दे, सिंपल लैंग्वेज रखो, लेकिन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एथिकल, सोशल जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो उसमें. एंड कंक्लूडेड, शॉर्ट कंक्लूजन, लिंकिंग विद योर स्टैंड एंड योर इंट्रोडक्शन. पॉजिटिव अगर उसमें कोई अप्रोच आप लिख सकते हो, क्वेश्चनिंग, थॉटफुल, यू कैन राइट समथिंग विच कैन लीव द रीडर कि हाँ आई मस्ट डू समथिंग, उस टाइप की चीज़ से आप कंक्लूड कर सकते. सो दैट इज अबाउट ऐसे. बट अगेन यस यू कैन, बट बहुत बड़ा मत रखना है कि वो बंदा पढ़ते पढ़ते खो जाए कि क्या कहना क्या चाह रहा है. मतलब 5 से 6 लाइन में आपकी स्टोरी अगर वाइंड अप हो रही है, राइट द स्टोरी. वर्ड्स लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, कोट लिख रहे हो, 4-5 लाइन से बड़ा मत लिखना, वरना क्या होगा वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको बीच में ही बोरियत आ जाएगी कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली ऐसे में. तो 5 लाइन से ऊपर मत लिखो. उसके बाद इंट्रोड्यूस उस स्टोरी को या उस वर्ड्स को या उस कोट को लिंक कर दो आपके थीम से. उस थीम से लिंक करने के बाद देन 3-4 लाइन में आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि let us explore the various linkages which lead to this phenomena, and then you can put headings also, political linkages for example. तो इस तरीके से आप headings भी यूज़ कर सकते हो. some people से फ्लो चार्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, पर ज़्यादा मत यूज़ करना, एक से ज़्यादा मत यूज़ करना अगर कर रहे हो तो. अदरवाइज नहीं भी करोगे इट्स गुड, वो आपका एक ब्रेविटी टाइप का आपको आपके ऐसे में देगा. यस, आई थिंक कि अगर आप देखो, वन थिंग इज़ यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली, समटाइम्स यू गेट लॉस्ट. मैंने अब आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे रात तक शायद याद भी ना रहे मैंने इश्यूज़ कितने पढ़े. तो उस सेंस में टेस्ट करने के लिए आई थिंक अगर मुझे कुछ 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से,
So I think that benefits. So I can test myself कि आज जो मैंने issue पढ़ा या editorial पढ़ा, can I actually write about it from my perspective? If I'm not able to write, तो फिर एग्जाम तक तो पक्का वो issue मैं भूल ही जाऊँगी. तो उस सेंस में आपको एक फ़ायदा करता है. दूसरा, अगर आप कंपाइल कर रहे हो, अगर आप रोज 4 आंसर्स भी लिख रहे हो और फिर आप एनालाइज कर रहे हो कि मेरे आंसर में क्या प्रॉब्लम रह गई, वाई आई कुड नॉट फिनिश इट इन से 10 मिनट्स, या व्हाट एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई नीड टू ऐड इन माय आंसर, तो उस सेंस में जब रिवाइज करूँगी मैं नवंबर में, आई कैन फ्लिप ओवर दैट नोटबुक एंड क्विकली रिवाइज द आंसर. मेरी बहुत सारी थीम्स वहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी. दो पर्सपेक्टिव से आपको डेली आंसर राइटिंग कैन. यस, नाउ इज द टाइम एक्चुअली. अगर आपने अभी तक भी नहीं किया, आज से शुरू करते हो टिल अक्टूबर तक भी आप करते हो, आप परफेक्ट हो जाओगे बाय द टाइम नवंबर. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ आई कैन फिनिश इन 10 मिनट्स माई आंसर. यू हैव मोर पॉइंट्स बिकॉज वहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है विद डिफरेंट पीपल. सो दैट रियली यस बेनिफिट. Normally, I would either start my day with my optional. Actually, I would never. Weekend में या तो I would pick up my optional and give 2 days exclusively to my optional. Weekdays I would preserve for my normal GS. Yeah, sometimes if I feel like studying the optional, I might put it beforehand also. बट वन थिंग आई वुड से, मंथ वाइज अगर आप जाओगे तो कई बार होता है आप भूल जाते हो कि सपोज आपने इस महीने ऑप्शनल निपटा लिया, बाय द टाइम नवंबर फिर आपको लगेगा कि मेनी ऑफ द पॉइंट्स आर इरेज. तो बेटर ऑप्शन आई थिंक इज कंटिन्यूसली आप जा रहे हो, वीकेंड्स पर आप ऑप्शनल कर रहे हो, वीकडेज पर आप जीएस कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी समहाउ मेंटेन्ड रहती है. बट देन ऑफकोर्स इट डिफर्स. अगर आपको एक कंसोलिडेटेड वे में लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो. सो दिस वॉज अबाउट इट. So one thing is, I think Ansari sir wants to speak to you for a few minutes, and all the very best to you.